हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों मैं सुनील। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो बाबर और जो राणा सांगा के बीच में आपका खानवा का जो युद्ध है, उस खानवा के युद्ध की बैटल ऑफ खानवा जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इस लेक्चर में पूरी जो खानवा युद्ध है उसकी स्टोरी को और उसके इतिहास को जानने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम बैटल ऑफ खानवा। दोस्तों देखिए, बैटल ऑफ खानवा जो है वो भारत के इतिहास की दृष्टि से और राजस्थान के इतिहास की दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो बैटल ऑफ खानवा जो है उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। एक्चुअल बैटल जो ऑफ खानवा जो था वो कब हुआ, क्यों हुआ, राजस्थान के इतिहास की दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण चैप्टर माना। तो बैटल ऑफ खानवा जो है दोस्तों उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये युद्ध जो है वो आपका कब होता है। ये युद्ध जो है दोस्तों, ये बैटल ऑफ पानीपत जो है उसके बाद आपका बाबर और आपका राणा सांगा जो है वो राजपूत राजा उसके बीच में होता है। और ये 16 मार्च 1527 को होता है। इस खानवा युद्ध का 16 मार्च 1527 जो है उसको होता है। और आगरा से ये खानवा जो है ये कहाँ पे स्थित है आपका, आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर जो है ये खानवा नामक गांव है। यहीं पे बाबर और मेवाड़ का जो राणा सांगा था उनके बीच में युद्ध होता है, जिसे अक्सर हम आपका और खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध 1526 पानीपत का जो युद्ध है उसके जस्ट बाद में आपका होता है। तो ये जो बैटल ऑफ खानवा जो है ये भी इब्राहिम सॉरी बाबर और आपके राणा सांगा के बीच में होता है। ये जो मैप है इसके माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा कि ये जो है आपका काबुल और जो आपका बाबर वाला जो काबुल है किंगडम, यहाँ पे बाबर जो है वो चलता है। देन यहाँ पे पंजाब यानी दौलत खान लोधी जो है वो यहाँ पे स्टेब्लिश होता है। बाबर जो है पहले कहाँ पे आता है, पंजाब की तरफ आता है। देन जो इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी ये यहाँ पे है। इब्राहिम लोदी जो है वो दोस्तों कहाँ पे है, ये दिल्ली सल्तनत। पहले वो इस तरह से आता है। देन ये जो है ये आपका अब दो चीजें यहाँ पे बनती है दोस्तों। दो चीजें जो है वो आपका यहाँ पे बनती है। ये आपने इब्राहिम लोदी को देखा और ये आपने दौलत खान लोधी। मैं पहले आपको लिख देता हूं, ये दौलत खान लोधी और देन ये जो है वो आपका इब्राहिम लोदी है। और यहाँ पे जो है ये राजपूत कन्फेडरेसी अंडर द राणा सांगा है, मेवाड़ का जो महाराणा सांगा है, ये महाराणा सांगा है। तो ये जो है आपका महाराणा सांगा है। दो तीन चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। पहले तो देखिए दिल्ली जो है इसके ये टच कर रहा है, ये वाला जो एरिया है आपका ये दिल्ली की टच कर रहा है। तो राणा सांगा जो है वो किधर जाना चाह रहा है, आपका दिल्ली की तरफ। और देन इधर जो है आपका कौन है, पहले इब्राहिम लोदी था, वो भी इसका विरोधी था। और देन अब जो है वो आपका यहाँ पे बाबर है। तो यहाँ पे कौन है, अब बाबर है। तो ये कुछ चीजें जो है आपको देखनी पड़ेगी कि इस तरह से जो है एक दूसरे के टच कर रही थी। यहाँ पे जो है अब बाबर जो है ये क्या करता है, यहाँ पे आगरा को और इसको जीतता है, उत्तर प्रदेश वाले को। और देन जो है इसके साथ में युद्ध हो जाता है। इस शासक के साथ में युद्ध होता है। और युद्ध कहाँ पे होता है, खानवा नामक स्थान पे जो आगरा से लगभग आपका 35 किलोमीटर दूर था। तो ये जो है सिचुएशन यहाँ पे आपकी क्रिएट होती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो आपके मैंने बताया आपको, तो बाबर इन्वेजन जो है ये इस तरह से था। तो ये आपने मैप के माध्यम से जान लिया होगा कि दोनों जो है टच कर रहे थे, दोनों टच कर रहे थे, दोनों का युद्ध होता है और युद्ध कहलाता है आपका बैटल ऑफ खानवा।
अब दोस्तों देखिए, खानवा जो युद्ध है उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले कोई भी वॉर होगा उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कोई तात्कालिक रीजन होगा, कोई आपके पीछे के रीजन होंगे। तो इसमें दो तीन रीजन जो है वो मुख्य रूप से है। पहला रीजन ये है कि हमने देखा कि बाबर जो है वो 1526 में आपका बाबर और आपका इब्राहिम लोदी जो है, बाबर और इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी, ये दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी जो 1526 में होते हैं। जब पानीपत की लड़ाई हो रही होती है तो आपका इब्राहिम लोदी जो है उसके सारे क्षेत्र वो अपने छोड़ के और बाबर के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए जाता है। तो वो पानीपत क्षेत्र की तरफ जब मूव करता है तो पीछे जो उसका रीजन होता है, उन रीजन को धीरे धीरे जो है आपका राणा सांगा जो है वो अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास करता है, अपने राजपूताना क्षेत्र जो है उसमें मिलाने का प्रयास करता है। और इसी क्रम में वो आपका एक खंडार का दुर्ग होता है, इस खंडार के दुर्ग पे अधिकार कर लेता है। देन इस खंडार के दुर्ग का जो किलेदार होता है वो एक मुस्लिम होता है और उस मुस्लिम को वहां से भगा दिया जाता है। तो इसके साथ साथ मुस्लिम जो परिवार है वो भी वहां से चला जाता है, उसको विस्थापित होना पड़ता है। और जब ये चीजें बाबर देख रहा होता है तो बाबर जब युद्ध जीत जाता है तो इस चीज को देखता है कि कहीं ना कहीं ये जो आपका काफिर राजा है यानी महाराणा सांगा जो है ये इस्लाम धर्म का विरोधी है। और इसे जो है इब्राहिम लोदी के पश्चात में वो इस चीज को लेके चलता है, अपने दिमाग के अंदर होती है कि कहीं ना कहीं इस ये इस्लाम धर्म का विरोधी है, इसके साथ या इसको हराया जाना हमारा जरूरी है। तो पहला रीजन जो है ये है। दूसरा रीजन जो है दोस्तों वो आपका है कि बाबर जो है अपनी आत्मकथा में ये लिखता है और हम सभी पुस्तकों के अंदर भी देखते हैं दोस्तों कि कहा जाता है कि बाबर जो है उसको भारत पे आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने अपने दूत को भेज के भारत में बुलाया था। और राणा सांगा जो है उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि भारत के अंदर अगर बाबर आता है तो भारत के अंदर जो इब्राहिम लोदी जो उसके दहली वाले हिस्से में था, यहाँ पे राजस्थान है, तो वो जो हिस्सा खाली होगा बाबर लूटपाट करके वापस चला जाएगा। देन जो दिल्ली होगा, दिल्ली में अशांति होगी, छोटे छोटे शासक होंगे, उसको बाबर हरा देगा और वो अपना राजपूताना संघ जो है वहां पे स्टेब्लिश कर लेगा। तो इसी के लिए बाबर जो है उसको बुलाया गया था। लेकिन बाबर जो है ये कहता है कि मेरे को बुलाया गया था, मेरे को ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी जब पानीपत की लड़ाई होगी इब्राहिम लोदी के साथ में तो मैं आपकी सहायता करूंगा सैन्य शक्ति के साथ, लेकिन ऐसा नहीं किया और वो अपने वादे से मुकर गया। तो इब्राहिम जो बाबर जो था उसका ये आरोप था आपके राणा सांगा के ऊपर। देन राणा सांगा जो है वो ये कहता है कि बाबर जो था उसने उसके साथ संधि की थी, उसके साथ एक वार्ता की थी और वार्ता में ये कहा गया था कि कालपी धौलपुर और बयाना जो है, कालपी धौलपुर और बयाना जो है ये कालपी धौलपुर और बयाना जो है इन पे बाबर जो है आपका अधिकार नहीं करेगा। लेकिन बाबर जो है उसने इन पे अधिकार कर लिया। तो ये सब चीजें जो है राणा संगा अपनी तरफ से अपनी बात रख रहा था, बाबर जो है वो अपनी तरफ से अपनी बात रख रहा था। तो देन दोनों के बीच में ही मुख्य रीजन जो था वो क्या था, साम्राज्यवाद को लेकर। बाबर भी चाहता था मैं दिल्ली का शासक बनूं, उधर जो राणा सांगा है वो भी चाहता था कि मैं दिल्ली का शासक बनूं। तो कहा जाता है कि अब इस चीज को लेके कि बाबर के पास जो है वो दूत भेजा गया था या नहीं भेजा गया था, इसको लेके इतिहासकार जो है वो अलग अलग बातें करते हैं। कोई इतिहासकार ये कहता है आपका कि बाबर के पास दूत जो है वो आपका भेजा गया था, कोई इतिहासकार जो है ये कहता था कि बाबर के पास दूत जो है वो आपका नहीं भेजा गया था। तो अब अबुल फजल जो है वो बात करता है, बाबरनामा जो है उसका समर्थन करता है और बाबर का समर्थन करते हुए वो कहता है कि आपका राणा सांगा जो था उसने उसके पास दूत भेजा था। वहीं पे जीएन शर्मा जो है जिनका एक ग्रंथ है दोस्तों मेवाड़ और मुगल सम्राट, इसमें राणा सांगा द्वारा बाबर को जो है अ, बाबर को राणा सांगा द्वारा इस प्रकार के दूत भेजने की बात जो है वो संदेहप्रद लगती है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो राणा सांगा है वो इसको आमंत्रित करेंगे। और खैर जो भी हुआ तो कहा जाता है कि सिलवदी जो है,
सिलहदी जो है उसके द्वारा राणा सांगा ने भी इस प्रस्ताव की स्वीकृति जो है भिजवाई थी। इब्राहिम जो है, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए सिहलदी जो है उसके साथ स्वीकृति भिजवाई थी राणा सांगा ने। ऐसा कई जगह आपकी कई पुस्तकों के अंदर, कई साक्ष्यों के अंदर ऐसा माना गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर बात करें मेवाड़ राजा के प्रमुख पुरोहित जी की डायरी से, तो ये बात निकल के आती है कि कहीं ना कोई व्यक्ति जो है वो आपका इस बाबर के पास गया होगा और जिसने ऐसी बातें की होगी, या कोई ना कोई संधि जो है इन दोनों के बीच में, कोई ना कोई ट्रीटी जो है वो आपकी जरूर हुई होगी। और वो ट्रीटी आपकी इसलिए हुई होगी कि कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी जो है उसके प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। बाबर भी चाहता था और आपका राणा सांगा भी चाहता था। तो ये जो है इसका दोस्तों सेकंड रीजन था। अब थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं कि थर्ड रीजन जो है वो एक महत्वपूर्ण रीजन, वो दोस्तों ये था कि बाबर के खिलाफ आप राजपूत अफगान गठबंधन करना। यानी कहीं ना कहीं जो आपका राणा सांगा जो है वो आपके अफगान जो सैनिक थे उनको साथ में लेके बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। और कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड जो है उसकी पुस्तक है एनल्स एंड द एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, उसमें भी वो लिखता है कि 80,000 घुड़सवार, 7 बड़े नरेश, 9 बड़े राव, 104 रावल और रावत सांगा के पक्ष में युद्ध के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पे दोस्तों एक शब्द मिलेगा आपको, पाती पेरवण। पाती पेरवण जो थी वो एक प्रथा थी, और पाती पेरवण प्रथा के थ्रू यहाँ पे जब राणा सांगा ये देखता है कि बाबर जो है वो पावरफुल होता जा रहा है, तो पाती पेरवण की प्रथा के तहत तो वो अपने जो उसके साथी लोग थे, साथी जो शासक थे, उनको चिट्ठी भेजता है। पाती का मतलब होता है चिट्ठी भेजना। जब राजपूतों के अंदर एक परंपरा थी कि राजपूत शासक जब लड़ाई लड़ते थे तो देन वो अपने साथ वाले, अपने आसपास के जो राजा होते थे उनको एक न्योता देते थे, एक पत्र भेजते थे, और उसमें ये लिखा हुआ होता था कि ये युद्ध मेरे द्वारा लड़ा जा रहा है या इसके विरुद्ध युद्ध लड़ा जा रहा है और आपकी सैन्य शक्ति की मुझे आवश्यकता है, आप मेरा साथ दीजिए। तो ये जब संदेश किसी के पास भेजा जाता था तो भेजने वाला जो संदेश भेजता था उसको पाती कहा जाता था, और वापिस से उसी संदेश का अगर रिप्लाई आता था हाँ हम आपकी सहायता के लिए तैयार है, तो वो पेरवण होता था। तो ये पत्थर होते थे पाती और पेरवण, और इसी पाती और पेरवण के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे बाबर जो था इसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए राणा सांगा ने पाती और पेरवण जो है उस परंपरा के तहत बहुत सारे जो शासक थे उनका एक राजपूत संघ बनाया। उनको ये आश्वासन दिया कि जब युद्ध हम बाबर के विरुद्ध जीतेंगे तो देन ये हिस्सा आपके पास जाएगा, ये हिस्सा मेरे पास जाएगा, ये आपका होगा, ये आपका होगा। तो इस प्रकार का जब संघ क्रिएट किया गया तो बाबर जो था उसके भी कहीं ना कहीं जब इसको पता चला कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है वो आपकी या प्रक्रिया जो है आपकी अपनाई जा रही है आपकी राणा सांगा के माध्यम से, तो बाबर जो है वो इसके विरुद्ध हो गया, इससे युद्ध करना उसका अनिवार्य हो गया। अब इसके पाती पेरवण जो थे उसमें कौन था, जैसे मेदिनी राय है, जालौर का आपका सोनगर है, मेवाड़ के रतन सिंह रायमल है, अख्या राजा देवड़ा है, देवलिया के राजा है। तो ये तमाम जो आपके राजपूत जो इसके साथ आए राजपूत संघ जो बना, ये पाती पेरवण पद्धति के तहत ही आपका बना था। तो तीसरा रीजन जो है ये पाती पेरवण या राजपूत संघ बनाना। अब दोस्तों देखिए कि राणा सांगा जो है उसने बयाना दुर्ग को घेर लेता है। उसके बाद राणा सांगा जो है बयाना दुर्ग को घेर लेता है, और 16 फरवरी 1527 को युद्ध में बयाना का अधिकारी होता है मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर द्वारा मोहम्मद सुल्तान के नेतृत्व में भेजी गई जो मुगल सेना है उसको पराजित कर देता है। यानी बयाना के अंदर जो मुगल सेना है उसको आपका राणा सांगा जो है पराजित कर देता है। और जैसे ही राणा सांगा इस सेना को पराजित करता है तो क्या होता है कि वहां पे जो आपके जो मुगल सैनिक होते हैं वो बाबर को आके बताते हैं कि ये बहुत बड़ा आपका राजपूत एक शासक है राणा सांगा, जिनकी वीरता के बखान जो है वो आपके बाबर के सामने किए जाते हैं। तो बाबर के जो सैनिक होते हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरने लगता है, और ये मनोबल जब गिरने लगता है तो मुगल सेना का जब गिरता हुआ मनोबल देखता है तो बहुत सारी चीजें जो हम बाद में इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वो बाबर जो है उनको देता है। यानी जिहाद का युद्ध है, तमाम वो अपने शराब पीने के जो आपके बर्तन होते हैं उनको तोड़ देता है, तमाम वो बुराइयां मिटा देता है। वो सारे सैनिकों को अपना भाई भाई और एक कबीला और अपने धर्म के लिए
और जो काफिर है उनका नारा दिया जाता है। तमाम चीजें देखिए, उनका आत्मविश्वास, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट किया जाता है, और देन आप देखिए खानवा का युद्ध होता है और उसमें बाबर जीत जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो राणा सांगा है वो बयाना के युद्ध में जैसे ही आपके बाबर की सेना यानी मुगल सेना को हराता है तो वो बड़ी भूल करता है। अगर वो उसी समय बाबर की सेना से टकरा जाता तो बाबर के हारने के जो चांसेस थे वो ज्यादा थे। इसके बीच क्या हुआ कि आपके राणा सांगा जो थे वो आपका भुसावर चला जाता है। राणा सांगा जो है वो भुसावर चला जाता है, और इस बीच क्या होती है कि बाबर की जो सेना थी, वो थकी हुई जो सेना थी, पहले इस बयाना के युद्ध में हारी थी, देन वो धीरे धीरे अपने आप को रिक्रिएट करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप होता है, और वहां पे बाबर जो है उसके सेना की सहायता के लिए काबुल जो है वहां से अफगानिस्तान से एक सेना आ जाती है, जिससे बाबर की जो कमजोर सेना थी वो अब शक्तिशाली सेना बन जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भूल जो है वो राणा सांगा के द्वारा बाबर की सेना से टकरा के न टकराना, बल्कि उसका बुसावन जो है वहां पे जाना जो है वो सबसे बड़ी भूल माना जाता है। तो देखिए अब आगे इसमें बात करें, हम आगे इसमें बात करें तो खानवा के युद्ध जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है और उसकी व्यू रचना क्या है। जिस प्रकार की व्यू रचना, कुल मिला के जिस प्रकार की व्यू रचना पानीपत की आपके बैटल ऑफ पानीपत में मिलेगी, देन सेम ऐसा व्यू रचना जो है, स्ट्रक्चर जो है वो आपके खानवा के युद्ध में आपको मिलेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कि खानवा के युद्ध जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। अब बात करें कि फरवरी 1527 जो है उसके अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों का मतलब 1527 जो है उसका अंतिम दिन, कि लगभग जो है आपका 15 से 20 फरवरी के बाद का समय है। उस टाइम पे राजपूत जो सेना है, उस राजपूत सेनाओं ने खानवा यानी राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर ये गंभीरी नदी के किनारे पे स्थित एक स्थान है जो आगरा से आपका मात्र 35 किलोमीटर दूर है। वहां से, या सॉरी 37 किलोमीटर दूर है, वहां से आज जो है रण क्षेत्र में अपने युद्ध की तैयारियां करता है कौन, राजपूत सेना जो है वो करती है, मुगल सेना भी करती है। बाबर जो है उसकी व्यू रचना की बात करें तो दोस्तों सेम एज पानीपत की जो व्यू रचना थी वैसी व्यू रचना यहाँ पे है। अब 4000 जो सैनिक है उसको वैज्ञानिक तरीकों से वो बाएं दाएं जो है विभक्त किया जाता है। वहीं बैलगाड़ियां जो है उसको चमड़े की रस्सी से बांधा जाता है। वहीं जो है उसके तोप खाने, वहीं जो है उसकी तुलुगुमा पद्धति, वहीं जो है उसकी ये रूमी पद्धति, ये सब जो है उसमें आती है। इसके अंदर व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। तुलुगुमा पद्धति का मलिक कासिम और मुनीवत का जो है वो कर रहे होते हैं। गाड़ियों के पीछे जो रखी गई तोपें हैं उसका निजामुद्दीन अली खलीफा जो है वो नेतृत्व कर रहा होता है। उस्ताद अली और मुस्तफा जो उसके तोप खाने के प्रमुख थे वो भी यहाँ पे इसके साथ में होते हैं। तो बाबर की व्यू रचना जो है वो सेम एज ए बैटल ऑफ पानीपत थी। बाबर जो है वहां पे 3 जो आपके पहिया है पंक्ति जो है वो बनाता है। रस्सों से एक दूसरे के से ऊपर रख के बंदूकें रखवाई जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पे उसको आगे पीछे सरकाया जा सके। इस प्रकार से अंगरक्षक जो है वो लगाए जाते हैं। कोकलताश जो है, दूसरों को कोकलताश जो एक सेना का एक भाग होता था, और दाहिनी और स्थान जो ग्रहण किया जाता है। हुमायूं जो उसका बेटा है, इस हुमायूं को दिलावर खान के साथ दाहिने पक्ष जो है वो संभलाया जाता है। तो देन कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि बाबर जो थे उसकी रक्षात्मक व्यू रचना थी और आक्रामक व्यू रचना दोनों थी। यानी खुद के ऊपर जब आक्रमण होगा तो वो रक्षात्मक होगा, इस प्रकार से व्यू रचना की, और जब दूसरे के ऊपर आक्रमण किया जाए यानी राणा सांगा के ऊपर या उनकी सेना के ऊपर जब आक्रमण किया जाए तो देन आक्रामक एक व्यू जो रचना है वो इसके द्वारा क्रिएट की गई थी। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं राणा सांगा की बात करूं तो राणा सांगा के पास जो युद्ध की व्यू रचना थी, जो स्ट्रक्चर ऑफ जो वॉर था, वो कुछ वैसा ही था जैसा कि परंपरागत दौर में हम देखते हैं, परंपरागत तरीके देखते हैं, जिसमें सेना जो है वो आपकी 4 भागों में बटी हुई होती थी। यानी इसका रक्षा अग्रगामी दल होगा, मध्य होगा, वाम होगा, दाहिनी होगा, ये सब जो है वो अग्रगामी होगा, पहला सबसे आगे होगा, देन मध्य होगा, देन आपका जो रक्षा वाला होगा, देन आपका मध्य होगा, और देन आपका
वारम वाम पार्श्व और आपका जो है दाहिनी जो पार्श्व है, बायां और दाएं जो सेना के भाग होते हैं वो है। तो यहाँ पे कुल मिला के जिस प्रकार से इब्राहिम लोदी की सेना थी, सेना की व्यूह रचना थी, वैसा स्ट्रक्चर तो किसका था, आपका इसका था परंपरागत तरीके से आपका राणा सांगा। और जो बाबर का था वो सेम एज ए पानीपत युद्ध में था, वैसा का वैसा ही स्ट्रक्चर जो है कुल मिला के सेम था। अब देखिए व्यू रचना की दोस्तों बात करें तो ये इस प्रकार से आपको जो है वो दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देता हूं आपको कि किस प्रकार से बाबर और आपके उसके बीच में व्यू रचना जो है वो आपकी दिखाई देती है। अब दोस्तों देखिए इसके बीच पे अगर बात करें हम तो पहले आपको दिखाई देगा इस साइड का जो ये येलो कलर है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये येलो कलर जो है वो आपका राजपूत राजा यानी राणा सांगा की जो सेना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी सेना जो है वो आप देखिए कि इसमें 4 भाग है, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो है आपका राइट फ्लैंक है यानी दायां भाग है, वो वाला लेफ्ट फ्लैंक है यानी बायां भाग है, ये आपका बायां भाग, ये तो है इसमें बायां भाग, और देन ये है आपका दायां भाग। और वैन गार्ड जो है, वैन गार्ड है ये रक्षा वाला है, और ये जो है मध्य वाला है, ये यहाँ पे जो है वो आपका राणा सांगा है। तो यार राजपूत सेंटर से है यहाँ पे हाथी, और इस तरह से कुल मिला के यहाँ पे 4 पार्ट जो है वो राणा सांगा की दिखाई देते हैं। वर्सेस अगर हम करें तो ये जो है इसके वर्सेस पे ये जो पूरी आपको एक बड़े से चित्र जो है, छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं, फिगर्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, ये आपके बाबर के, ये जो है ये आपके बाबर के। तो इसमें देखिए इसमें 3 तरह की थी, क्लेवरी थी, इन्फ्लेमेटरी थी और आर्टरी थी। यानी इसमें तोप खाने भी थे, इसमें पैदल सैनिक भी थे, और आपके घोड़े वाले और इस तरह से हाथी वाले वो भी सेना थी। ये देखिए आप कि ये जो है मेहंदी ख्वाजा यहाँ पे होता है आपका सेंट्रल लेफ्ट में, ये लेफ्ट फ्लैंक है इसकी, और ये राइट फ्लैंक है, जैसा कि इसमें इन्होंने इनकी है वैसी इनकी है। देन यहाँ पे मेहंदी ख्वाजा जो है इसके लेफ्ट सेंट्रल में होता है। देन यहाँ पे हुमायूं है, ये इन दोनों को साइड में लगा रखा है इन्होंने। यहाँ पे खुद बाबर जो है बीच में होता है, ये मुगल सेंट्रल है। जिस प्रकार से यहाँ पे राजपूत सेंटर है वैसे ही मुगल सेंटर है। यहाँ पे है जो आर्टरी है, यहाँ पे हैवी क्लेवरी है, यहाँ पे जो है इन्फेंट्री है। तो इस प्रकार से ये इनकी पद्धति देखिए दोस्तों, 2-3 भागों में इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। अगर साइड से आक्रमण करना हो तो ये वाला जो है ये आपका साइड से आक्रमण कर सकता है। तो काफी कुछ जो है इनके बीच की तुलुगुमा जो पद्धति है या रूमी जो पद्धति है या इनकी जो सैन्य जो व्यवस्था है, सैन्य जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से स्टेबल किया था। अब दोस्तों आगे देखिए इसमें कि अगर राणा सांगा की सैन्य शक्ति की बात करें तो हम कुछ हमारे पास में स्रोत आते हैं जिनसे हम ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि बाबर की जो सेना थी वो दोस्तों लगभग उतनी ही थी जितनी हमने बात की थी पानीपत के, क्योंकि हाँ कि उसने कोई ऐसा विशेष अभियान नहीं चलाया था या ऐसा कोई विशेष उन्होंने अपना सेना के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया था जिससे सेना के अंदर उनकी बहुत बड़ी मात्रा में उसमें बढ़ोतरी हो उसके, क्योंकि उनके पास इतना टाइम पीरियड भी नहीं था। देन यहाँ पे अगर राणा सांगा की संख्या की बात करें तो अलग अलग जो ऐतिहासिक साधन है उसमें आपके अलग अलग बताएंगे। पहले मैं बात करूं बाबरनामा की, तो बाबरनामा में आप देखेंगे कि लगभग जो है वो राणा सांगा के पास में जो है 2,01,000 सवार बताया। गुलबदन बेगम जो है वो कहती है कि 2 लाख है। इसी प्रकार से निजामुद्दीन है वो 1,20,000 मानता है। फरिश्ता जो है वो 1 लाख बताता है। मुंतकाफ उब लुआबा जो है वो 2 लाख बताता है। इसी प्रकार से मसारुल उल उमरा जो है वो 1 लाख बताता है। और कैम्ब्रिज ऑफ हिस्ट्री जो है वो 1 लाख जो सवार है। तो ये सब कुछ जो है वो माना जाता है दोस्तों कि इसकी सेना जो है वो अलग अलग थी, लेकिन रसूबुर्ग विलियम्स जो है वो उसकी सेना में 8 से 10,000 मानता है। जैसा कि बाबर लिखता है कि मूल जो सैनिक थे वो राणा सांगा के पास में आपका 8 से 10,000 थे, लेकिन उससे जो पाती पेरवण जो पद्धति थी जिसके राजपूतों के अंदर क्या था
पाती भेज के पेरवण लिया जाता था, यानी निमंत्रण भेजा जाता था और उसको जब स्वीकार कर लिया जाता तो युद्ध में बाकी सेना आ जाती थी। तो कहने का मतलब 8 से 10 जो झार सेना थी, 8 से 10 झार जो सेना थी वो तो मूल सेना थी, प्लस में जितने भी इनके पास में आए पाती पेरवण के थ्रू, उनकी सेना को अगर मिला दिया जाए तो काफी बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन मूल जो सैनिक थे वो यही थे। तो ये बात हमने इसके सेना के बारे में कर ली दोस्तों। अब चलिए आगे कि युद्ध जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है। बाबर जो है वो एक अनुकूल स्थिति देखता है। अब व्यू रचना तैयार हो गई, सारी चीजें जो है वो आपकी तैयार हो गई। फरवरी जो 1527 में है उसमें आपका जो भरतपुर जिला है उसकी गंभीरी नदी के तट पे खानवा नामक स्थान जो 37 मील दूर है आपके आगरा से, वहां पे ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट हो गया। आपको मैंने जो है इससे पिछली वाली स्लाइड में बताया था किस प्रकार से बाबर अपनी सेना जो है उसकी व्यू रचना करता है, किस प्रकार से आपका राणा सांगा जो है वो आपकी व्यू रचना करता है। देन आप देखेंगे कि अब युद्ध का माहौल जो है वो आपका क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे बाबर जो है वो अनुकूल परिस्थिति देखता है, अपने अनुकूल जैसे ही परिस्थिति देखता है तो वो जो है रायसेन के सरदार सहेलवी जो है उसको राणा सांगा के पास भेजता है। यानी जिस प्रकार से बाबर जो है पानीपत के युद्ध के पहले आपके इब्राहिम लोदी के पास अपना दूत भेजा था, वैसा सेम दूत कहाँ पे भेजता है, यहाँ पे भेजता है। और किसको भेजा जाता है, सैलरी, सरदार सैलरी द्वारा राणा सांगा जो है उसको भेजा जाता है सैलरी को। और युद्ध जो है, अब राणा सांगा जो है वो ऐसा तैयार नहीं था कि उसने जो शर्त रखी थी उसको स्वीकार कर ले। देन थोड़े टाइम बाद में ही, एक पल दो पल में ही आपका युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है और दिन के अंतिम पहर तक चलता है, यानी दोपहर तक मुश्किल से ये चलता है। राजपूतों के बामर पक्ष में जिसमें मेदिनी राय जो था, मालदेव आदि योग्य सरदार थे। मुगलों के दक्षिण पार्श्व की बात करें दोस्तों तो मलिक कासिम, खुसरो आदि थे और इन्होंने धावा बोल दिया। इस आक्रमण का दबाव जो है मुगल नहीं झेल सके। यहाँ पे क्या हुआ, एक समय एक परिस्थिति जो है वो इस प्रकार की दोस्तों क्रिएट हो गई कि कहीं ना कहीं जो मुगल सेना है वो आपकी हार की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पे जो मुगल सेना है वो दोस्तों आपके हार की तरफ जा रही थी। और लेकिन हुआ क्या कि जब ये हार की तरफ जा रही थी तो वहां पे मुस्तबा खान जो है, जो आपका इनका तोपों का प्रमुख हुआ करता था, उसने वहां पे तोपों की बरसात करनी शुरुआत की, जैसा कि पानीपत में किया था वैसे ही गोला बारूद जो है वो यहाँ पे किया। तो जैसे ही गोला बारूद किया दोस्तों तो अक्षयराज रायमल और हसन खां मेवाती जो है वो सूर्यपूर्वक लड़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, कमजोर पड़ गए। धीरे धीरे जो है युद्ध जो है वो मद गति में पड़ गया। इनके तोप खाने के आगे, इनके बारूदों के आगे राजपूत सेना का वही हाल हो गया जो आपकी राजपूत और राजपूत संघ सेनाएं दोनों ही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके साथ में थे। तो राजपूत और राजपूत संघ सेना दोनों का वही हाल हो गया जो आपके पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी का हुआ था। दोस्तों देखिए कि बात अगर हम करें तो राजपूतों के अंदर कई ऐसे योद्धा थे जो कुछ टाइम तो लड़े, जिसमें से चंद्रभान है आपका, भूपत राय है, मानक चंद है, दलपत है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपका वो खो गए, या धीरे धीरे जो है वो आपका धाराशायी हो गए, मारे गए, बिकॉज उनके पास ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं थी, वैज्ञानिक ऐसे शस्त्र अस्त्र नहीं थे जिनका सामना वो कर सके। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि वो हारने लगे और बाबर जो है, बाबर ने चिन तैमूर सुल्तान को सहायता के लिए भेज शत्रु सेना के बाएं भाग पर तीव्र से आक्रमण करके छिन्न भिन्न कर दिया और मुस्तफा रूमी की अध्यक्षता वाले तोप खाने के आगे राजपूत जो योद्धा है वो नहीं टिक पाए। हालांकि कहते हैं कि इस युद्ध में अगर तोप नहीं होते, सीधा युद्ध होता है तो बिल्कुल जो बाबर है वो हार जाता है, राजपूत जो है वो जीत जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उनके पास तकनीक जो थी वो ज्यादा थी और इसी तकनीक के कारण राजपूत जो है वो आपका जीत जाते, राजपूत जो है वो आपका हार जाते हैं और बाबर जो है वो आपका जीत जाता है। और दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही।
क्योंकि हमने लगभग 2 लेक्चर कर लिए हैं, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर थोड़ा-सा जो कन्फ्यूजन होता है टॉपिक को समझने में, तो हम इससे आगे जो इसी लेक्चर में हम ये अभी पूरा नहीं हुआ है आपका, कंप्लीट नहीं हुआ है, एक लेक्चर और आएगा इसमें। तो राणा सांगा जो है वो हार जाता है और देन राणा सांगा हारता है। उसके क्या रीज़न रहे, बाबर के जीतने के क्या रीज़न रहे? बाबर जो है वो और जब राणा सांगा को हराता है, तो राजपूत जो है उसकी कैसी परिस्थिति होती है और भारत के अंदर जो राणा सांगा है वो किस प्रकार से मजबूत होता है। देन हम इसी लेक्चर के अंदर आगे जो है और युद्धों की बात करेंगे और 1530 तक के इतिहास को बाबर के जानने का प्रयास करेंगे। आई होप ये लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।